नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो काशीपुर से है, जहां पर आज सुबह एक और मकान ढह गया और ढेला नदी में समा गया। घटना के समय तहसीलदार यूसुफ अली भी मौके पर मौजूद थे। ये मकान काली बस्ती स्थित ढेला नदी के किनारे पर बना हुआ था। यहां लगातार 3 दिनों में 3 मकान नदी में समा चुके हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों हुई बारिश के चलते ढेला नदी में भूकटाव के चलते ही इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। प्रशासन ने ढेला नदी के किनारे बसे कई लोगों से सुरक्षा की दृष्टि से घर खाली करवा लिया है और इन सब के बीच आप देखिए आज तीसरा मकान भी नदी में समा गया। बीते 3 दिनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारी बारी से 3 मकान अब तक नदी में समा चुके हैं। ढेला नदी इन दिनों पूरे उफान पर है और उसके चलते नदी के किनारे भूकटाव हो रहा है और उसी की मानगी देखने को मिली है जब बारी बारी से 3 मकान इस नदी में समा गए। हालांकि जिस वक्त ये मकान नदी में समाया उस वक्त तहसीलदार भी मौके पर मौजूद थे, क्योंकि उनको यहां उत्पन्न परिस्थितियों की पूरी जानकारी थी। और इन सब के बीच राहत की बात यह है कि प्रशासन ने समय रहते इन मकानों को खाली करवा लिया। इस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। उधर चमोली के देवाल में भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। गर्भवती महिला और बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। चमोली के लोहगंज बाढ़ सड़क बुराकोट में क्षतिग्रस्त होने के चलते वाड़ गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव के लोग डोली में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो जोखिम भरा है। जरा सी भी चूक जान ले सकती है, लेकिन गांव वाले जोखिम भरे रास्ते से सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि बारिश के बाद से लोहजंग बाढ़ सड़क पूरी तरीके से बंद है। ये तस्वीरें देखिए आप, चमोली की तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली हैं। इन दिनों उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं और इन सब के बीच बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जा पाना एक बड़ी चुनौती है। और ऐसी चुनौतियों के बीच आप देखिए इस गर्भवती महिला को ये लोग इस नदी को पार करते हुए अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसे में ज़रा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। उधर कोटद्वार से सटे यूपी के कई गांव के किसान इन दिनों जान जोखिम में डालकर कोटद्वार पहुंच रहे हैं। सनेह इलाके से पाखरो जाने के लिए बीच में खोह नदी को पार करना पड़ता है। पाखरो के पेशी बॉर्डर के किसानों के लिए कोटद्वार की सब्जी मंडी ज्यादा पास है, जहां वो अपनी सब्जियों को बेच पाते हैं, लेकिन खोह नदी इन दिनों उफान पर है। ऐसे में किसान अपनी जान हथेली पर रखकर उफनती नदी को पार कर उत्तराखंड अपनी सब्जियों को लेकर जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, यूपी के किसान हैं जो कि कोटद्वार की सब्जी मंडी में अपनी सब्जियां बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन चूंकि खोह नदी इन दिनों उफान पर है, ऐसे में इन किसानों के सामने और कोई विकल्प बचता नहीं है। नदी की तेज धारा के बीच वो नदी को पार कर अपनी सब्जियों को लेकर सब्जी मंडी तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक बड़े हादसे की आशंका हर वक्त बनी रहती है। जोशीमठ के पंगनो गांव में भारी बारिश के चलते एक मकान टूट गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से मकान की नींव हिल गई थी, जिसके बाद मकान का आधा हिस्सा एक तरफ झुक गया था और बुधवार की रात को मकान का पूरा हिस्सा टूट गया। गनीमत रही कि इस दौरान यहां कोई भी मौजूद नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां पर गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से राम झूला पुल के पास पुश्ता टूट गया है, जिसके बाद राम झूला पुल को खतरा हो गया है। वहीं पुल से 2 व्हीलर की आवाजाही भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, जबकि पैदल जाने वालों की पुल से आवाजाही अभी चल रही है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से राम झूला पुल के पास सपोर्टिंग दीवार से लगा हुआ पुश्ता टूटकर गंगा में समा गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पुल पर नजर बनाए हुए हैं। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मीटिंग हुई। सीएम सलाहकार समूह की यह मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इसके साथ ही मीटिंग में उद्योग, पर्यटन, होटल, मेडिकल, एजुकेशन समेत विभिन्न सेक्टर के लोग भी शामिल हुए। वहीं पतंजलि से आचार्य बालकृष्ण भी इस मीटिंग में मौजूद थे। दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है, उसी पर मीटिंग में चर्चा की गई है कि समिट का आयोजन किस तरीके से किया जाएगा, समिट का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
इन तमाम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है। आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद थे। सचिव समूह की मीटिंग थी जिसमें अलग अलग सेक्टर से भी लोग शामिल हुए। आचार्य बालकृष्ण भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट, क्या जानकारी है आज की इस बैठक को लेकर? देखिए अमित, बैठक अभी कंटिन्यूअस है। ये मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की मीटिंग है जिसमें कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं। अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधि इसमें हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, टूरिज्म सेक्टर की बात करें। तमाम मंत्री, प्रतिनिधि और जो सीनियर अफसर हैं शासन के, वो इसमें मौजूद हैं। मुख्य सचिव वैसे संधू भी मीटिंग में मौजूद हैं। दिसंबर में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित है। उससे पहले आज जो मुख्यमंत्री सलाहकार जो समूह है वो ये तय करेगा कि आगे क्या क्या स्टेप होंगे। जो इन्वेस्टर समिट है उसका आकार क्या होगा, किस सेक्टर में हम मैक्सिमम जो निवेशक हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करें। इन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। अभी रोड शो होने हैं। ये रोड शो 7 से 8 की संख्या में देश के विभिन्न स्थानों पे होंगे और 3 से 5 रोड शो विदेशों में होने हैं। किस किस देश में ये रोड शो किए जाए ताकि वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां उसके अनुरूप यहाँ पर सेट बैठे। और राज्य सरकार का एक फोकस है कि जो भी नया इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो, खासकर उसमें रोजगार सृजन की दृष्टि से वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो। तो इसकी तमाम नीतियां आज यहाँ पर बनाई जा रही हैं कि राज्य सरकार किस सेक्टर में कहां पर कितना इन्वेस्ट कर सकती है। शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर देहरादून में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सिख समुदाय ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। विवाह एक्ट में आनंद कारज रजिस्ट्रेशन लागू करने पर सीएम का सम्मान किया गया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि संगत में आने का अवसर मेरा सौभाग्य है। और ये सम्मान, ये मेरे लिए महज एक सम्मान नहीं है, बल्कि गुरु घर की एक महान परंपरा रही है, महान इसकी संस्कृति रही है। त्याग तपस्या का एक बड़ा इतिहास इसका रहा है। क्योंकि मैं गुरु घर की महत्ता के बारे में, गुरु घर की संस्कृति के बारे में, इसके संस्कारों के बारे में और गुरुवाणी के बारे में मुझे सौभाग्य मिला है कि बचपन से मैंने अनेकों बार मैं कहूं कि इतनी बार कि मैं गिना भी नहीं होऊंगा, मैं गिन भी नहीं सकता, सैकड़ों नहीं हजारों बार मैं गुरु घर गया हूं। और आप सबको बता दूं कि नानक बता साहिब उसी के पास में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इसलिए वहां जाना मैंने प्रतिदिन अगर न भी जा पाता हूं रहूंगा, लेकिन मैं बचपन से हर अमावस पर, संक्रांत पर, कोई कार्यक्रम हो या कहीं से आते जाते गुरु घर जाने का सौभाग्य मिलता रहा। तमाम सारे सेवा के कार्य वहां होते थे, गुरुवाणी सुनने का भी अवसर मिलता था। तो इसलिए मैं जानता हूं, इसलिए आप सबके द्वारा जो भी आज मेरा शब्दों के द्वारा आप सबकी उपस्थिति में आप सब लोगों ने मेरा सम्मान किया है, मैं इस सम्मान को, इस गौरव को गुरु नानक देव जी के चरणों में अर्पित करता हूं। उधर बागेश्वर उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार ने अपना नामांकन किया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवती सिंह त्रिपुटी ने भी अपना नामांकन कर दिया। साथ ही यूकेडी प्रत्याशी ने भी आज अपना पर्चा भरा है। तो बागेश्वर उपचुनाव में इस वक्त सियासी गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और इन सब के बीच आप देखिए आज कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने भी अपना नामांकन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्वती दास को चुनावी मैदान में उतारा गया है और समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी यहां से उतारा है। भगवती सिंह त्रिपुटी ने भी अपना नामांकन कर दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी ने भी आज अपना पर्चा भर दिया। कल बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने अपना नामांकन किया था। उस मौके पर नामांकन सभा का आयोजन भी किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से सरकार की नीतियों और सरकार की योजनाओं की वजह से एक बार फिर से बागेश्वर में कमल खिलेगा। लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार ने भी अपना नामांकन किया। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और बागेश्वर से हमारे सहयोगी सुष्मिता थापा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुष्मिता, क्या अपडेट, क्या जानकारी है? कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भी यहां से नामांकन कर दिया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी, यूकेडी के प्रत्याशी ने भी और बीजेपी के प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन कर दिया है। किस तरह की सियासत अब बागेश्वर में देखने को मिल रही है?
जी, बागेश्वर में अभी जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, जिसमें सभी लगभग प्रत्याशियों ने अपने जो नामांकन थे उसका प्रोसेस पूरा कर लिया है। उसके बाद आज कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, उन्होंने भी अपना नामांकन कर लिया है और नामांकन करने के बाद इस मैदान में पहुंचे हुए हैं, जहां पे वो एक बृहद जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ करण मेहरा मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आदि मौजूद हैं और साथ ही अन्य कई कांग्रेस विधायक हैं जैसे हरीश दामी है और कई नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ऋषिकेश में बाढ़ के पानी की मार पड़ी है। बाढ़ के पानी ने तीर्थ नगरी के सौंदर्य को बिगाड़ दिया है। सड़क, घाट, आरती स्थल सब पर पानी की मार पड़ी है। पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से गंगा के साथ ही सहायक नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर भारी बर्बादी हुई थी। वहीं तीर्थ नगरी की खूबसूरती पर भी इसका असर पड़ा था। ऋषिकेश घाट पर G20 के लिए सौंदर्य के काम हुए थे, जो इस बाढ़ के पानी में समा गए और मलबा फैला हुआ है। हर जगह रेत ही रेत नजर आ रही है। Well, yeah, it looks like that there's a lot of water coming down, too much water, and so yeah, the condition is not good here. हाँ, थोड़ा सा निराशा की अनुभूति जरूर हुई। जब हम आए थे फोटो में देखा था उस समय काफी सौंदर्यीकरण था, लेकिन बाढ़ के चलते जब देख सकते हैं यहाँ तक पूरी मिट्टी हो चुकी है अंदर तक और कई चीजें टूट भी चुकी हैं, तो थोड़ा सा निराशा का हमें सामना करना पड़ा है। लेकिन हालांकि गंगा जी का इतना सुंदर जल देख के, इतना अच्छा प्रवाह देख के मुझसे भी निराशा दूर हो जाती है। वो इस बार G20 के कार्यक्रम जब हो रहे थे तो उस समय बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण कराया गया था त्रिवेणी घाट का, परंतु इस आपदा में काफी नुकसान है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है यहाँ त्रिवेणी घाट। क्या समाधान है इसका? समाधान देखिए, जब तक यहाँ पर ये पहले 2006 में एक चेक डैम का प्रपोजल चल रहा था कि यहाँ चेक डैम बनाया जाएगा और उससे जलधारा त्रिवेणी घाट पर लाया जाएगा। जब तक चेक डैम का निर्माण नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश में 14 अगस्त को आई बाढ़ ने पूरे घाट पर ऐसी तबाही मचाई है कि 4-4, 5-5 फीट तक इस समय रेत जमा है घाट के ऊपर और सौंदर्यीकरण जो G20 के बाद हुआ था वो पूरी तरह से पानी में बह गया है। हालांकि अब फिर से एक बार सफाई शुरू हो रही है और पर्यटकों को एक बार फिर गंगा की स्थिति वैसे ही देखने को मिलेगी। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। उधर अल्मोड़ा के धौल छीना इलाके को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अमृत सरोवर में मछली पालन और पाली हाउस भी बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले पर्यटकों को ऑर्गेनिक उत्पाद मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल पाए। आधा दर्जन गांवों को एक क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है और हमने ये सोचा कि गांव वालों की सिंचाई और मछली पालन और क्या गांव वालों का रोजगार, मतलब किसी क्षेत्र में क्या सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी हो सके। यहाँ पर काफी मात्रा में पर्यटन, टूरिस्ट रिजॉर्ट आदि वो हैं, तो यहाँ पर पर्यटन आता है। तो पर्यटन हम चाहते हैं कि इसका सरकार इस ओर ध्यान दे तो क्या कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके और इस क्षेत्र को और ज्यादा विकसित किया जा सके। नैनीताल में भवाली के मुख्य चौराहे का नाम कैंची धाम चौराहा करने की तैयारी चल रही है। वहीं भीमताल रोड के चौराहे का नाम गोलजू चौराहा होगा। ये फैसला पालिका ने देश भर से आने वाले धार्मिक पर्यटकों के लिए लिया है। दरअसल कैंची धाम और घोड़ाखाल जाने वालों को सही जानकारी मिले और कहां से उनको डाइवर्ट होना है इसकी जानकारी मिल पाए, अब इस पर पालिका की तरफ से काम किया जा रहा है और इसी के चलते इन दो चौराहों का नाम कैंची धाम और गोलजू चौराहा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में कैंची धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा है और कई बार भवाली से कैंची जाने वाले दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अब इन चौराहों से सही जानकारी श्रद्धालुओं को मिल पाएगी। हम भी चाहते हैं कि कैंची धाम आज एक विश्व पर्यटन बन चुका है और कैंची धाम का कोई चौराहा मुख्य है तो भवाली चौराहा है। हम ये चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हमारे मुख्य चौराहे का नाम कैंची धाम चौराहा बाबा या बाबा नीम करौली चौराहा के रूप में रखा जाए। इसका प्रस्ताव भी हम बोर्ड से पास कर उनको जल्दी प्रेषित करेंगे। इसी तरह न्याय के देवता के रूप में हमारे घर घर में गुरु देवता पूजे जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि घोड़ाखाल तिराहे पर जहां से घोड़ाखाल मंदिर जाता है तो उस तिराहे का नाम गुरु देवता तिराहा रखा जाए। इधर प्रदेश में लघु उद्योग के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उद्यमियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब प्रदेश में रूफटॉप सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन करने वाले उद्यमियों को यूपीसीएल 15 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देगी।
यानी कि अब 200 मेगावाट वाले सोलर प्लांट वाले को हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए मिल पाएंगे। इसका फायदा होगा उनको। दरअसल उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट में एजेंसी यानी कि उरेडा ने आयोग से बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर उत्तराखंड नियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। अब पुरानी दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी कि पहले 4 रुपए 49 पैसे प्रति यूनिट हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 4 रुपए 64 पैसे प्रति यूनिट हो गई है, जिस पर अब सोलर प्लांट लगाने वाले उद्यमियों को भी फायदा मिलेगा। इस वजह से उनके बीच खुशी देखने को मिलेगी। 15 पैसे बढ़ाने की वजह से अगर आप इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखें तो 200 किलोवाट में अगर 15 पैसे पर यूनिट बढ़ती है तो एवरेज जो है 25 एक महीने में 24,000 से 25,000 यूनिट होती है। तो जो 15 पैसे में लगभग 7 से 8,000 रुपए का इंक्रीज है, मतलब कि पर मंथ 7 से 8,000 रुपए का फायदा है। तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो ये है एक वरदान साबित हो रही है। आप देखेंगे पहाड़ी के जो हमारी जो सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं या जो हमारे पाखे होते हैं, उन पाखों में क्योंकि एक साउथ फेसिंग होता है और सनलाइट बहुत अच्छी होती है। डेंगू की पहचान अब अल्ट्रासाउंड जांच से भी हो पाएगी। डॉक्टर्स के स्टडी में यह बात सामने आ गई है। डेंगू मरीजों का पता अल्ट्रासाउंड के जरिए भी लगाया जा सकता है। हाल ही में डॉक्टर्स ने 150 मरीजों के अल्ट्रासाउंड में पाया कि उनकी पित्त की थैली में अलग तरह की सूजन देखी जा रही है। डॉक्टर्स ने इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल कर डेंगू जांच कराने की सलाह दी। जांच के बाद उनका उपचार किया गया तो हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई। ऐसे मरीजों में डेंगू के लक्षण पाए गए। लीवर बढ़ रहा है, लीवर में सूजन आ गई है और गॉल ब्लैडर में सूजन आ गई है और साथ में तिल्ली भी बढ़ रही है और उसके जो है मोशन पाउच कहते हैं उसमें फ्लूइड भी आ रहा है और जो है फेफड़ों में भी थोड़ा पानी दिखाई दे रहा है। तो 100% हम इंडिकेट करते हैं कि इसकी NS1 जांच एंटीजन कराई जाए जिसमें डेंगू का पता चल सके। तो उसमें अभी तक जो मैंने केट स्टडी की है उसमें 100% लोगों में ये आया है कि इसमें डेंगू है। डेंगू मरीजों का अब अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकेगा, ऐसा हम नहीं बल्कि डॉक्टर्स का मानना है। रेडियोलॉजिस्ट का साफ तौर पर कहना है कि अब अल्ट्रासाउंड से भी पता लगाया जा सकता है कि डेंगू कितना लोगों में है। ऐसे में जो अल्ट्रासाउंड के लिए मरीज आ रहे हैं उनको डॉक्टर्स ये सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पित्त की थैली में एक अलग तरह की सूजन भी देखी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये डेंगू के पूरे लक्षण है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। रुद्रप्रयाग में बीती रात एक अज्ञात युवक ने नदी में छलांग लगा दी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस, SDRF और DDRF की टीम का सर्च अभियान जारी है, लेकिन नदी में पानी का बहाव बहुत तेज है। इस वजह से अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सभी टीमें नदी किनारे तलाश कर रही हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।